हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है पंचामृत। इस पंचामृत में अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए जो आपके जनरल स्टडीज के सवाल हैं, उनमें से 5 चुनिंदा क्वेश्चंस रोज आप लोगों के लिए लाई जाएंगे। उनको प्रॉपरली डिस्कस किया जाएगा ताकि आप लोगों की जनरल स्टडीज की तैयारी को थोड़ा बूस्ट किया जा सके। आज एपिसोड 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है कि डैश पौधों में जल संवहनी ऊतक है। डैश इज द वाटर वेस्कुलर टिश्यू इन द प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कौन सा वाटर वेस्कुलर टिश्यू हो जाता है? तो आप कहेंगे पहला है जाइलम, दूसरा है कॉर्टेक्स, फ्लोयम और स्टेल। अब यहाँ पे देखिएगा, जब भी हम वेस्कुलर टिश्यूज की बात करते हैं प्लांट्स के अंदर, तो संवहन करने के लिए, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट्स के अंदर दो तरीके के टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोयम। जाइलम का काम होता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना, जल और पोषक तत्वों को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है। और जो आपका फ्लोयम होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, जितने भी आपका फूड मटेरियल होगा, फूड में भी क्या है, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं। फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है? जो फोटोसिंथेसिस से बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं, उनके उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम आपके फ्लोएम का होता है। तो अब यहाँ पे तो वाटर पूछा गया, तो जाइलम, देखो इसको ऐसे याद रखते हैं, फ से फूड, फ से फ्लोएम। ठीक है। और दूसरा ज से जल, ज से जाइलम। ओके, ऐसे करके याद रख लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है? पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है जाइलम। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का आ जाता है कि डैश का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर के दबाव को मापने के लिए किया जाता है। अब किसी भी इंसान की आंखों के अंदर का जो दबाव है उसको मापने के लिए एक जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम क्या है? मैक मीटर, ओडोमीटर, विस्कोमीटर या टोनोमीटर। तो देखिए, मैक मीटर जो होता है ना, ये मैक नंबर को जानने में मदद करता है। मैक नंबर क्या होता है? किसी भी वस्तु की जो वेलोसिटी है उसको जब हम विद रिस्पेक्ट टू साउंड कंपेयर करते हैं तो हम उसको मैक कहते हैं, मैक नंबर कहते हैं। तो मैक नंबर मैक मीटर के द्वारा चेक किया जाता है। ओडोमीटर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? डिस्टेंस को मापते हैं, किसी वस्तु ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। विस्कोमीटर के माध्यम से हम विस्कोसिटी को मापते हैं। और टोनोमीटर वो आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से हम आपकी आंखों का ऑक्यूलर प्रेशर, आंखों के अंदर का जो प्रेशर होता है उसको ऑक्यूलर प्रेशर कहा जाता है। और दूसरी चीज, आंखों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है आप लोगों के लिए। अच्छा, यहाँ पे हम अलग अलग वर्टिकल्स में पूछे गए क्वेश्चंस लेंगे, ज़रूरी नहीं है आपका सिर्फ एक ही प्रकार के एग्जाम को लेंगे। यहाँ पे एसएससी, सीडीएस, ठीक है, इसके अलावा एनटीपीसी, आपका जो भी अलग अलग एग्जाम्स है उसके अंदर पूछे गए अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग लेने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ कौटिल्या सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट। देखिए, आप सभी जानते हैं जो चाणक्य जी थे, ओके, ये मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे। चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी थी, आप मुझे बताएंगे? चाणक्य का एक्चुअल नेम जो था दैट वाज विष्णुगुप्त, और इन्होंने हम लोगों को बताए थे 7 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट। 7 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट इन्होंने बताए थे। कौन कौन से हैं? पहला है राजा, दूसरे थे अमात्य यानी कि मंत्री या मिनिस्टर्स, तीसरा हो जाता है जनपद, चौथा हो जाता है आप लोगों का दुर्ग, पांचवा हो जाता है कोष यानी कि ट्रेजर, दुर्ग मतलब फोर्ट, सिक्स्थ हो जाता है आप लोगों का सेना मतलब आर्मी, और सेवंथ हो जाता है आप लोगों का मित्र यानी कि जो हमारे फ्रेंड स्टेट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ अमात्य आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। क्या यहाँ पे टेरिटरी आ रही है, मतलब जनपद आ रहा है? तो बिल्कुल जनपद यहाँ पे आ रहा है। क्या यहाँ दुर्ग आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। लेकिन धम्म की बात की गई है क्या? नहीं। कौटिल्य जब थे तो वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के साथ थे, और जब उन्होंने ये थ्योरी दी थी उस टाइम पे धम्म का कॉन्सेप्ट
चंद्रगुप्त मौर्य ने फॉलो नहीं किया था। एंड यहाँ पे हम इन 3 चीज़ों को तो देखते हैं, और 3 चीज़ों के अलावा बाकी 4 चीज़ें कौन सी होती है वो आई थिंक अब आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी कि 7 कौन से ऑर्गन्स ऑफ स्टेट हैं, कौन से 7 अंग होते हैं किसी भी राज्य के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द प्रोसेस फॉर इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इनमें से कौन सा एक ऐसा चीज है, कौन सा एक आर्टिकल है जो क्या करता है, जो संविधान के अंदर चेंजेस के लिए अलाउ करता है कि हाँ जी आप संविधान के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे आर्टिकल 368 है, ये क्या रहता है, ये आपका अलाउ करता है कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन मैम आर्टिकल 368 जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट का हिस्सा है, तो यह पार्ट 20 का हिस्सा हो जाता है। आप जानते हैं ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर पार्ट्स होते हैं, हमने उन पार्ट्स में कैटेगराइज कर रखा है। तो 20th पार्ट जो है उसमें हमें आर्टिकल 368 देखने को मिलता है, जिसमें हम 3 तरीके के अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। तीनों तरीके के अमेंडमेंट्स ध्यान रखिएगा। जैसे पहला है कि अच्छा एक और चीज कि जितने भी आपके अमेंडमेंट्स होंगे वो कौन कर सकता है, ऑल अमेंडमेंट्स कैन बी डन बाय पार्लियामेंट। ठीक है, जो 3 तरीके के आपके अमेंडमेंट्स हो सकते हैं उसमें क्या होगा, उसमें पार्लियामेंट में ये काम होगा। पहला है सिंपल मेजॉरिटी के माध्यम से, पहला मेथड कौन सा है, बाय सिंपल मेजॉरिटी। ओके कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी ली है। दूसरा है आपका स्पेशल मेजॉरिटी आ जाता है। इनके डिस्कशंस हम प्रॉपर बाकी डिटेल्स में आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। ओके, तीसरा आ जाता है स्पेशल मेजॉरिटी, पार्लियामेंट देगा और साथ साथ जो टोटल स्टेट्स हैं उसके कम से कम आधे जो स्टेट्स हों वो उसको रेटिफाई करें। स्पेशल मेजॉरिटी बाय पार्लियामेंट प्लस रेटिफिकेशन मतलब अप्रूवल बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स। ये हमारे 3 तरीके के मेथड्स है जिसके माध्यम से हम लोग अपने आर्टिकल के अपने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर चेंजेस को देख सकते हैं। ओके फाइन। अच्छा यहाँ पे अब अगली चीज़ क्या आ जाती है कि मैम ये जो बाकी आर्टिकल्स हैं ये किस किस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे अगर मैं आर्टिकल 374 की बात करती हूँ तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, फेडरल कोर्ट के जजेस के सामने लेके आ सकते हैं। ओके, आर्टिकल 342 हमारा शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड हो जाता है और आर्टिकल 351 आप लोगों का रिलेटेड है कि हम किस तरीके से अपनी जो हिंदी लैंग्वेज है उसको प्रमोट करेंगे अपने देश के अंदर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो आज के पंचामृत सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, ये कहता है व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अर्थ्स क्रस्ट। पृथ्वी की जो भूपर्पट्टी है उसमें लगभग कितना प्रतिशत कार्बन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि कितने मतलब ये जो चीज़ है ये कौन से नंबर पे आ जाती है। जैसे जो आपका कार्बन है हमारी पृथ्वी की क्रस्ट पर ये 19वें नंबर पे है एलिमेंट, 19th एलिमेंट है। दूसरी चीज कि हमारी पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है पृथ्वी की भूपर्पट्टी पे, तो आपको मैंने एक कोड बताया है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ओसाई। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन 49.5% हमें ऑक्सीजन अर्थ की क्रस्ट पे मिलता है। फिर आ जाता है सिलिकॉन, फिर आ जाता है एल्यूमिनियम, आई से हो जाता है फेरस, यानी कि आयन यहाँ पे हो जाता है। तो ओसाई हो गया और मांगे कैल्शियम कोई ना, मांगे कैल्शियम कोई ना। ये आपके टॉप 8 एलिमेंट्स हैं जो आप लोगों को याद हो जाएंगे इसके माध्यम से। अब अगर हम अर्थ की क्रस्ट की बात करते हैं तो अर्थ की क्रस्ट में कितना परसेंट कार्बन हमें देखने को मिलेगा, वो रहता है आप लोगों का लगभग 0.025% कार्बन हमें देखने को मिलता है। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 12 हो जाता है और इसका एक रेडियो आइसोटोप है।
वो कौन सा है? कार्बन 14, जो रेडियो कार्बन डेटिंग में इस्तेमाल होता है। ओके, तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जो जो सवाल मैंने आपसे पूछा उनको आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो आपकी नॉलेज इंप्रूव करेगी, जो आपके एग्जाम्स में काम आने वाली हैं। मिलते हैं आप लोगों से एपिसोड 2 में। सो टेक केयर एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गीता ज्ञान।